वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि वह कौन सी प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस प्रोसेस का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन। तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो इसका मतलब है लाइफ प्रोसेस एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इस अर्थ पर मेंटेन करते हैं। जैसे दीज इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। जैसे कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन की डिफिनीशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब वह प्रोसेस जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। न्यूट्रिशन इंक्लूड, मतलब न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर। जितने भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्ति की सभी शरीर में जो भी प्रोसेस होती हैं इसी के माध्यम से होती हैं। अब हम जानते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड हैं, किस प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिफिनीशन देखेंगे और उसका एग्जाम्पल। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि वह प्रोसेस जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लाइक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। तो उसे ही हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट बैक्टीरिया। जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड तैयार करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना फूड स्वयं से तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के हम न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिफिनीशन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑब्टेन दियर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ से तैयार नहीं कर सकता। मतलब वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट या क्लोरोफिल के हेल्प से अपने आप के लिए खुद से खाना तैयार नहीं कर सकते। तो और वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल एनिमल और फंगी। जो एनिमल होते हैं वो ग्रीन प्लांट के ऊपर और दूसरे अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो फंगी होते हैं वो भी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको क्या लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज दियर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से जो अपना खाना तैयार कर सकते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट और सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया हैं, सभी बैक्टीरिया नहीं तैयार कर सकते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना बना सकते हैं।
और आपको हेटरोट्रॉपिक में लिखना है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल और फंगाई। तो आप लोग दो पॉइंट लिख दीजिएगा दोनों में, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर प्लांट अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन क्या होती है। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टेक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड like glucose in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो आप लोग ये डिफिनीशन लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस समय ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और यहाँ पर आपको ये इक्वेशन लर्न कर लेना, या बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोग देख लीजिए ये इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये रिलीज करेगा ग्लूकोज + 6O2 यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर के। तो आप लोग को मैं यहाँ पर डायग्राम भी दिखा देता हूँ। सनलाइट है, सबसे पहले जो प्लांट होता है वो ज़मीन से वाटर लेता है और सन से सनलाइट लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो लेता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और जिसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब हम जानते हैं कंडीशन क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए 4 कंडीशन होती है। पहला, सनलाइट होना चाहिए, प्लांट को मिलना चाहिए। सेकंड, क्लोरोफिल प्लांट को मिलना चाहिए। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 वाटर। अगर ये 4 सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो प्लांट अपना फूड बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। और सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग को अगर उसका आंसर पता है तो कमेंट में करके बताइए। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायर होती है। तो चलिए हम जानते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर 2 रॉ मटेरियल। एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए और दूसरा वाटर मिलना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट से लेता है। और जो वाटर होता है, वाटर रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ सॉइल। जो प्लांट का रूट होता है वो सॉइल से वाटर रूट के थ्रू ले लेता है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड बना लेता है। अब हम जानते हैं स्टोमेटा होता क्या है। तो स्टोमेटा की डिफिनीशन देखेंगे। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। इन्हीं के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होती हैं प्लांट में। और यहाँ पर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। और यहाँ पर जब वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल की तरफ फ्लोज करता है तो स्टोमेटा ओपन होता है
और जब वाटर फ्लोज आउट ऑफ गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल से बाहर की तरफ फ्लो होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। चलिए हम आपको स्टोमेटा का फिगर भी दिखा देते हैं। तो ये छोटे छोटे पोर जो प्रेजेंट हैं स्टोमेटा की लेयर पर, इसे हम गार्ड सेल बोलते हैं, और यहाँ पर बीच में जो है इसे हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ये ओपन है और इस फिगर में ये क्लोज है। और यहाँ पर जो बीच में गार्ड सेल के बीच में छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आपको जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि एनिमल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के माध्यम से अपना खाना लेते हैं। तो इसमें मेनली 3 प्रकार के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम जानते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो यहाँ पर इन दिस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी मरे हुए प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी से लेते हैं, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल फंगी, जो फंगी होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, तो उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम जानते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो इन दिस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उनको मारे हुए, तो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लाइस और टिक। लाइस जुआ और टेप वर्म जो हमारे पेट में होते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे द्वारा ही जो न्यूट्रिशन बनता है उसी को वो लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब हम जानते हैं थर्ड एंड लास्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन which is then digested and absorbed into the body and waste undigested part is thrown out of the body through ingestion। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इंजेशन प्रोसेस से लेते हैं और उसको अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट होता है वो उसे इजेशन प्रोसेस के माध्यम से अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, मैन, डॉग, फिश इटीसी। की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो अमीबा है ये अपना न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं। तो ये बेसिकली 4 स्टेप में होता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा इजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंजेशन प्रोसेस में होता क्या है। तो अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक इजेशन ऑन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। तो अमीबा जो अपना फूड है वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से लेते हैं जो कि सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वकील। तो जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो फूड पार्टिकल के साथ फ्यूज करके फूड वक्यूल बनाते हैं। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस में वेरियस एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस। तो डाइजेशन प्रोसेस में साइटोप्लाज्म से वेरियस एंजाइम निकल करके फूड वैक्यूल में जाती हैं और कॉम्प्लेक्स फूड जो अमीबा लिया रहता है उसको सिंपल सोल्यूबल फूड में कन्वर्ट कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। इसमें द सिंपलर सोल्यूबल फूड एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सिंपल सोल्यूबल फूड एब्जॉर्ब हुआ रहता है। सिंपल सोल्यूबल फूड एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जो सिंपल सोल्यूबल फूड होता है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। लास्ट स्टेप होता है इजेशन, जिसमें द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो जो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा होता है वो सेल की सरफेस से अमीबा की बॉडी से बाहर चला जाता है।
तो अब हम आपको फिगर में दिखा देते हैं कौन से स्टेप क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहला होता है स्टेप इंजेशन, जिसमें आप सभी देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और यहाँ पर फूड पार्टिकल है और इसके अंदर फ्लूइड वैक्यूल है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं इन्हें हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, जिसमें साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम निकल करके फ्लूइड वैक्यूल के अंदर जाती हैं। और थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो साइटोप्लाज्म के द्वारा एंजाइम फ्लूइड वैक्यूल के अंदर गए रहते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करती हैं। और फोर्थ स्टेप इजेशन होता है, जो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा होता है वो सेल की सरफेस से बाहर निकल जाता है। ये न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम अपना न्यूट्रिशन कैसा लेती हैं, तो पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डिफाइंड शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच इज कवर्ड द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं और इनके ऊपर बहुत सारे डिफाइंड शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलिया जो कि इनके सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसी के मदद से अपना फूड को कैप्चर करती हैं, अपने बॉडी को कवर करती हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ये पैरामीशियम का फिगर है और यहाँ पर फूड पार्टिकल है, और इसका माउथ यहाँ पर होता है नीचे की साइड, और इसके सरफेस पे जो सेल है यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हेयर टाइप के निकले हैं, इन्हीं को हम सीलिया बोलते हैं। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, तो आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माउथ के बारे में। तो द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ, तो जो फूड होता है सबसे पहले माउथ के द्वारा अंदर लिया जाता है। उसके बाद द टीथ क्रसेस एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, तो जो माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं वो फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, तो जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद द सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच कॉन्टेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, तो जो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होती है वो सलाइवा रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, जो कि एंजाइम होती है, और वह एंजाइम को हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर, जो कि जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट करती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू शुगर में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट फूड आसोफेगस में जाता है, आसोफेगस को ही हम फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं। द वॉल ऑफ आसोफेगस शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो जो आसोफेगस की वॉल होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को शो करती है। एंड विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड इनटू स्टोमच, जो कि फूड को स्टोमच की ओर ढकेलने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप सभी स्टोमच का फिगर भी देख सकते हैं। तो स्टोमच में चलिए जानते हैं। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, तो जो स्टोमच के वॉल पर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट होती है, और म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है। तो इट क्रिएट एसिडिक मीडियम, या एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो कि पेप्सिन एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और आप जानते हैं पेप्सिन क्या होता है। तो इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो यह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब हम जानते हैं म्यूकस क्या होता है। तो इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, तो ये जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमच की उसको एसिड से बचाता है, रोकता है। द एग्जिट ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। आफ्टर दैट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर देख सकते हैं। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड,
कंप्लीट डाइजेशन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी का डाइजेशन होना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इसमें दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड रिलीज करती है, पहला लीवर और दूसरा पेनक्रियाज। तो अब हम जानेंगे लीवर में क्या होता है। तो लीवर सिक्रेट बाइल, लीवर बाइल को सिक्रेट करता है। और दूसरा पॉइंट, बाइल परफॉर्म टू फंक्शन, जो बाइल है वो दो फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला है मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच। तो यह जो एसिडिक फूड स्टोमच से आया रहता है उसको एल्काइन में कन्वर्ट करता है। सो द पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट ऑन इट, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर अपना वर्क कर सके। दूसरा पॉइंट, बाइल ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। तो जो बाइल में कन्वर्ट करते हैं एंड सो द एंजाइम कैन एक्ट एंड आल्सो डाइजेस्ट देम, ताकि जो एंजाइम है उस पर वर्क करके उसको डाइजेस्ट कर सके। अब हम जानेंगे पैनक्रियाज का वर्क क्या होता है। तो पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाटिक को सिक्रेट करती है। विच सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होती है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो लाइपेज क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, ये इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। और दूसरा ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्टेन ग्लैंड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें ग्लैंड पाई जाती है। विच सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस, जो कि इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करती है। तो इंटेस्टिनल जूस क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस कॉन्टेन एंजाइम विच कन्वर्ट, इंटेस्टिनल जूस में भी एंजाइम पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट इन स्मॉल, तो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें हम जानेंगे वली क्या होता है। तो वली स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह देखने में होता है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड टेक एक्चुअली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल द बॉडी। तो यह देखने में तो स्मॉल प्रोजेक्शन की तरह होता है। इसका वर्क होता है ये जो एब्जॉर्प्शन एरिया है उसके एरिया को इंक्रीज कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ब्लड वेसल के साथ सप्लाई हो सके और एब्जॉर्ब हो सके। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ विली विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। तो जो इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें मिलियंस ऑफ विली पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से न्यूट्रिएंट को निकालते हैं। आप लोग यहाँ पर वली का फिगर भी देख सकते हैं, ये देखिए फिंगर की तरह देखने में लगते हैं ये। इसके बाद फाइनली फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये देखिए आप लोग, लार्ज इंटेस्टाइन यही होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट, अनएब्जॉर्ब फूड रीचेस लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विल एब्जॉर्ब वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वली प्रेजेंट होते हैं ये सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस में पहुंचता है। तो इसमें आपको दो पॉइंट लर्न करना है। रेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड विया एनस इन द फॉर्म ऑफ फैसेस। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फैसेस के फॉर्म में एनस के थ्रू बाहर निकलता है। द एग्जिट ऑफ फैसेस रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है। आप लोग इसको ज़रूर से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कर लीजिए। सबसे पहले फूड आता है माउथ में, तो जो टीथ है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आसोफेगस में जाता है, आसोफेगस से होते हुए फूड स्टोमच में पहुंचता है। आप लोग स्टोमच का फिगर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें लीवर भी होता है, लीवर में गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है और आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पैनक्रियाज भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो ये होता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो ये बड़ा सा है आपको देखने में इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और यहाँ पर अपेंडिक्स होता है और यहाँ पर सबसे एंड में एनस होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिस्पायरेशन प्रोसेस की डिफिनीशन। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को ही हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। तो जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं उसके अंदर यह प्रोसेस होती है। तो अब जानते हैं हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोरेड। तो जो एनर्जी है वो रिस्पायरेशन के दौरान कैसे रिलीज होती है। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। तो अब हम इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी ये तीनों मिलकर एटीपी बनाते हैं। और सेकेंड पॉइंट में आपको पढ़ना है, व्हेन द सेल नीड एनर्जी देन एटीपी कैन ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो जब भी सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो जो एटीपी बना है ऊपर इसको वाटर की मदद से ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो एटीपी जो है वो एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी में फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम यहाँ पर जानते हैं द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kg मोल इज रिलीज इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में 30.5 kg पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन की डिफिनीशन, द रिस्पायरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो वह रिस्पायरेशन प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वह कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज में 6 कार्बन मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और यह साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी इसमें 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और आपको ये देखिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रिस्पायरेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लगभग सभी लोग एरोबिक रिस्पायरेशन ही करते हैं, कुछ को छोड़ करके। फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, अर्थवर्म ये सभी एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसकी डिफिनीशन है, रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन प्रोसेस जो बिना ऑक्सीजन के होती है उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द एनर्जी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और रिलीज करते हैं एनर्जी। यहाँ पर आप सभी देखिए ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और +2 एटीपी एनर्जी ही रिलीज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो आप लोग ये ज़रूर लर्न कर लीजिए, फर्मेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट है एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग वर्गोसियस फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब भी यह होता है हमारे बॉडी में। तो इक्वेशन आपको इसमें भी लर्न करना है, ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और यह भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है इन आवर मसल सेल्स में। और इसमें लैक्टिक एसिड +2 एटीपी एनर्जी मिलती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी एनर्जी मिलती है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। जब हम ज़्यादा रनिंग करते हैं तो
हमें लैक्टिक एसिड मिलता है और 2 ATP एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हमारे मसल्स में पेन भी होता है। तो दिस काजेस मसल क्रैम्प्स, इसका मतलब यही है कि इसके कारण हमारे मसल्स में पेन भी होने लगता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंटिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसमें हम 4 पॉइंट लर्न करेंगे। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन इट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। तो अब एरोबिक रिस्पायरेशन में इन दिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में फूड पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अगर इसमें कुछ फूड का ब्रेकडाउन ही होता है। और थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में एंड प्रोडक्ट जब ईस्ट करेगा तो इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, और जब यह एनिमल और सेल में होगा तब लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी, और एरोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP और एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP एनर्जी मिलेगी। और फोर्थ पॉइंट देखना है, इट प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आर नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स। ये सब रिस्पायरेटरी सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो जानते हैं कि रिस्पायरेशन प्रोसेस ह्यूमन में कैसे होती है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल आता है। एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, तो जो हवा है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होती है। द एयर पासिंग इन थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर बाय फाइन हेयर दैट लेन द पैसेज। तो नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर पाए जाते हैं, वो एयर को फिल्टर कर देते हैं। द पैसेज आल्सो लेंड विथ म्यूकस, और वे हेयर म्यूकस के साथ भी पाए जाते हैं। उसके बाद एयर जाती है फेरिंक्स में, द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप कॉल्ड लैरिंक्स। तो जो थ्रोट मीन्स जो हम लोग बोलते हैं घेघा, जो माउथ और विंड पाइप के बीच में होता है उसे हम फेरिंक्स बोलते हैं। फ्रॉम नॉस्ट्रिल एयर इंटर इनटू फेरिंक्स, नॉस्ट्रिल से जब एयर फेरिंक्स में इंटर करती है उसके बाद वह इट गोज टू द ट्रैकिया, तो वह ट्रैकिया की ओर चली जाती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लैरिंक्स। द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंक्स। जो ट्रैकिया का अपर ऊपरी भाग होता है उसे हम, उसके पास साउंड बॉक्स होता है, उसे हम लैरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद एयर जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप। तो ट्रैकिया ट्यूब होती है और उसे ही हम विंड पाइप बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया इन द अब्सेंस ऑफ एयर। उसके बाद एयर जाती है ब्रोंकी में। तो द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकी। तो ट्रैकिया स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होता है, उसे ही हम ब्रोंकी बोलते हैं। तो 2 ब्रोंकी आर कनेक्टेड टू द लंग्स। तो जो 2 ब्रोंकी होते हैं वो दोनों लंग्स से कनेक्ट होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग से। उसके बाद एयर लंग्स में जाती है। द लंग्स लाई इन चेस्ट कैविटी। जो लंग्स है वो चेस्ट कैविटी के ऊपर होता है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बिल्कुल अलग होता है बाय द मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राम। द लंग्स आर इंक्लूड इन अ रिब केज। जो लंग्स होता है उसके चारों ओर रिब केज होती है, मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। और जो कि बोन से बनी होती हैं उसे हम रिब्स बोलते हैं। उसके बाद एयर जाती है ब्रोंक्यूल्स में। ईच ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकी होती है वो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होते हैं, उसे ही हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद एयर एल्ब्यूली में जाती है। दीज आर एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स के एंड में एयर सैक होते हैं, उसे हम एल्ब्यूली बोलते हैं। और सेकेंड पॉइंट, इट्स वाल आर वेरी थिन। और इसकी वाल जो है बहुत ही पतली होती है। एंड दे आर सरमाउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। और ये इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज, पतली सी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद
थर्ड पॉइंट, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इनसाइड अल्वेओली, और अल्वेओली के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज जो होता है। और फोर्थ पॉइंट, मिलियंस ऑफ अल्वेओली इन द लंग्स, लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ अल्वेओली पाई जाती हैं। प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए बड़ा एरिया प्रोवाइड करती हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो हम जानेंगे ब्रीथिंग होता क्या है। तो यहाँ पर हम ब्रीथिंग की डिफिनीशन देखेंगे। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही ब्रीथिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हम इनहेलेशन में पहला पॉइंट देखेंगे। एज बी इनहेल रिप्स लिफ्ट एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वेओली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हवा को मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, जिसके कारण हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी एयर लिए रहते हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो एल्वेओली में चली जाती है। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, द ऑक्सीजन इन एल्वेओलर एयर इज टेकन बाय द एल्वेओलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन एल्वेओलर एयर में है उसको हम एल्वेओलर ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हमारे अदर पार्ट ऑफ द सेल, मतलब जो बॉडी में अदर सेल हैं उन वहाँ तक पहुँचाते हैं। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, दिस ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड बाय द रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ कैरी हुआ है हीमोग्लोबिन के द्वारा, जिसमें बहुत ही हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, तो यह पिगमेंट रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। सिक्स पॉइंट देखते हैं, द ऑक्सीजन रिचेस दिस सेल वेयर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वहाँ वो सेल तक पहुँचती है जहाँ रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और लास्ट पॉइंट में देखेंगे, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड विच कैरी इट लंग इन डिजॉल्व फॉर्म। और इसका मतलब यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ डिफ्यूज हो जाती है। अब हम लास्ट देखेंगे यहाँ पर एक्सहेलेशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं, एज बी एक्सहेल रिप्स रिलैक्स काजिंग द डायफ्राम टू मूव अपवर्ड, दिस डिक्रीजेज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग। इसका मतलब है कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो जो हमारा रिप्स होता है रिलैक्स फॉर्म में था वो डायफ्राम को अपवर्ड की तरफ पुश करता है, जिसके कारण जो हमारा मतलब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ा होता है वो कम हो जाता है और हवा जो है हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन से एडवांटेज होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के, मतलब ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका आंसर है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसका अर्थ ये है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके कंपेयर में बहुत ही लो होती है, जिसके कारण जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका ब्रीथिंग लेवल भी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कंपैरिजन में उनका लो होता है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो प्लांट की जो लीफ है उसमें स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है और जो प्लांट का ग्रीन स्टेम होता है उसमें भी स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है और जो वुडी स्टेम है उसमें लेंटिसेल के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। और यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और याद में रखना है, ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेशन होती है तो CO2 जनरेट होती है।
इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हिंस देयर इज नो CO2 रिलीज, जबकि जब यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होती। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, मतलब दिन के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिन में होती है। और सेकंड पॉइंट में एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात में जब फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो नहीं पाता क्योंकि सनलाइट मिलती नहीं है, तो उस दौरान CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, उस दौरान CO2 और ऑक्सीजन कम निकलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये दिन का प्रोसेस है और ये नाइट का है। दिन में रिस्पायरेशन प्रोसेस में जो CO2 गैस है वो फोटोसिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन निकलता है, और नाइट में जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलता है लेकिन रात में बहुत कम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें प्लाज्मा होती है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो हम बारी बारी से एक एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है। इट इज द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल आर सस्पेंडेड, यह एक फ्लूइड मीडियम होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और नाइट्रोजन वेस्ट का भी। अब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल में, तो RBC कॉन्टेन हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ऑल दिस सेल ऑफ द बॉडी, सभी बॉडी के सेल से। अब हम जानेंगे वाइट ब्लड सेल। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, या डिसीज से प्रोटेक्ट करता है बाय फाइटिंग इन्फेक्शन, और उनसे लड़ने के द्वारा। अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स क्या होती हैं। दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इन द केस ऑफ इंजरी, को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स, तीसरा कैपिलरीज। तो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो आर्टरी होती हैं वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं और पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। और जो वेन होती हैं ये कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, और ये सभी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं वो नैरो थिन वॉलेड ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब वो बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन, जो कि आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, CO2, फूड बिटवीन द सेल एंड टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज, और जो फूड मटेरियल का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो कैपिलरीज की मदद से ही होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये आर्टरी है, ये आई है कैपिलरीज में, तो ये फूड के साथ CO2 ऑक्सीजन को फूड वैक्यूल में कर रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैपिलरीज, और उसके बाद वेन, फिर हार्ट, ऐसे करके बाहर निकल जा रही है। अब हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन हार्ट का फिगर यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है। और सेकेंड पॉइंट, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, या ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है। एंड रफली द साइज ऑफ आवर क्लिंकेड फिस्ट, और ये रफली साइज में पाया जाता है। और थर्ड पॉइंट, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, जो ह्यूमन हार्ट है ये 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया और सिंगुलर आर्ट्रियम, जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें एट्रियम बोलते हैं। एंड द लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जो दोनों लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। दीज चैम्बर आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम, और जो ये चैम्बर होते हैं
इन्हीं को हम सेप्टम बोलते हैं, जो अलग अलग चैम्बर होते हैं। वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड हार्ट प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड, और इन चैम्बर के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को ब्लैक फ्लो होने से बचाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एवोर्टा इसको बोलते हैं, और जो ये है ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी वेन है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको सेप्टम बोलते हैं, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये सुपीरियर वेना केवा है, और ये राइट आर्ट्रियम है, और ये वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी है। तो आप सभी इस फिगर को देख लीजिए और इसको ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल फोर चैम्बर्ड आर इन रिलैक्स स्टेट, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो जो हमारी मसल्स होती हैं चारों चैम्बर की, वो रिलैक्स स्टेट में जब होती हैं तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर लेफ्ट आर्ट्रियम तक आती है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया रहता है लेफ्ट आर्ट्रिकम में वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड स्टेप, द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट द ब्लड इज पुश्ड थ्रू अवोर्टा, और जो लेफ्ट वेंट्रियम रहती है वो अवोर्टा से कनेक्ट रहती है, तो उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो अवोर्टा में जाता है, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है टू द होल बॉडी, पूरे बॉडी का, एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ करके। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द सेल ऑफ द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन वेयर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस। ड्यू टू दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो सेल के डिफरेंट ऑर्गन से हो करके जाता है, और जो रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान सेल में जब रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस राइट आर्ट्रियम, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो राइट आर्ट्रियम में जाता है थ्रू वेना केवा, जो कि लार्जेस्ट वेन होती है। जो वेना केवा ये लार्जेस्ट वेन है। और फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश होकर के राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। सिक्स पॉइंट, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो जो राइट वेंट्रिकल रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग तक थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। इन लंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचता है वो वहां पहुंचकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंड टू लेफ्ट आर्ट्रियम बाय पल्मोनरी वेन, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लेफ्ट आर्ट्रिकल में जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा फॉर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, जो कि सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप सभी को जो फिगर दिख रहा है आप लोग इस फिगर को देख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। इस फिगर का नाम है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी फिगर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब हम यहाँ जानेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेशन ऑफ फ्रॉम हार्ट टू लंग एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट बॉडी पार्ट एंड ब्लैक फ्लो टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो हार्ट से लंग तक जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान, और जो ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी तक जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के दौरान। इन सच सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड 2 बार हार्ट से होकर जाता है तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है, उसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन जानते हैं।
फिशेस हैव टू चैम्बर हार्ट एंड थस सो सिंगल सर्कुलेशन। जो फिश होते हैं उसमें दो हार्ट, उनका दो चैम्बर में ही डिवाइड रहता है, इसीलिए वो सिंगल सर्कुलेशन शो करती हैं। और लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जानते हैं क्या होता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन कॉन्टेन लिम्फ। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में लिम्फ पाया जाता है विच इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, जो कि दूसरे प्रकार का फ्लूइड होता है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़रूरी होता है। लिम्फ इज कलरलेस। जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है एंड कॉन्टेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, जिसमें ब्लड के कंपैरिजन में कम प्रोटीन पाई जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन से एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड की तरफ। लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्लांट में कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो कि कंडक्ट होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम वेसल्स होती हैं और जाइलम ट्रेक्यूट्स होती हैं। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है जो कि फ्लोएम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें सीड ट्यूब होती है और कंपेनियन सेल की मदद से होता है। अब हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कैसे होता है। तो पहला होता है रूट प्रेशर, दूसरा होता है ट्रांसपायरेशन। तो रूट प्रेशर में हम जानेंगे क्या क्या होते हैं। तो एट द रूट सेल इन कांटेक्ट विथ सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। रूट में जब वह सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो उसमें आयंस होने लगते हैं, प्रेजेंट होने लगते हैं। और दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल। और वो आयंस रूट और सॉइल के बीच में डिफरेंट करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट, वाटर मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। जब वाटर सॉइल से रूट की तरफ जाता है टू सॉइल टू क्लाइमेट, दिस डिफरेंस रिजल्ट इन स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस समय जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी के रिजल्ट के दौरान हम स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर देखते हैं। अब हम जानते हैं ट्रांसपायरेशन के कुछ पॉइंट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस होना वाटर वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट है इसमें प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं उनके द्वारा प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्टोमेटा। और स्टोमेटा से जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका इवापोरेशन होता है। क्रिएट अ सेक्शन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट। और जो रूट है, जो सेल का रूट होता है उसके मदद से जो जाइलम है वो वाटर को पुल करती है आगे की ओर। इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर एंड रेगुलेशन। और यह प्लांट के टेम्परेचर और रेगुलेशन को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब हम देखते हैं फिगर। यहाँ पर जो रूट है वाटर सॉइल से निकल करके रूट में जा रहा है और जो सॉइल और रूट के बीच में आयंस प्रेजेंट हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। एटीपी जो एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें लास्ट पॉइंट देखेंगे, रूट प्रेशर अकर मोस्टली एट नाइट। जो रूट प्रेशर है वो नाइट में ज़्यादा होता है एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। पायरेशन में लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन अकर मोस्टली ड्यूरिंग द डे। दिन में जो ट्रांसपायरेशन है ये ज़्यादा होता है एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी, क्योंकि इस दौरान वाटर हाईएस्ट पॉइंट तक प्लांट के पहुंच जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में वो एनर्जी जब यूटिलाइज होती है उसके द्वारा अचीव होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी।
जो मटेरियल होता है सुक्रोज की जैसे वो ट्रांसफ़र होता है फ्लोएम टिश्यू में एनर्जी एटीपी एनर्जी को यूज करके। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू काजिंग वाटर इनटू मूव इट। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ रहता है टिश्यू में, उसके कारण जो वाटर है वो आगे की ओर बढ़ता है और जो प्रेशर होता है मटेरियल फूड मटेरियल का वो फ्लोएम में टिश्यू तक ले जाता है, फ्लोएम टिश्यू तक ले जाता है, जिसके कारण प्रेशर जो है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। दिस आल्सो द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। और वह जो ये होता है ये प्लांट के ज़रूरत के हिसाब से फ्लोएम को अलाउ करता है कि कितना फूड मटेरियल कहाँ तक पहुँचाना है। एग्जाम्पल देखेंगे इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए, जो ये दिख रहा है आपको, इसको सीड ट्यूब बोलते हैं। वाटर जो है इस सीड ट्यूब के अंदर से जा रहा है और इसमें जो सुक्रोज के जैसे फूड हैं वो एटीपी का यूज करके जो प्रेशर उसको लेस कर दे रहे हैं और यहाँ पर जो रूट का प्रेशर है ये कम हो जा रहा है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन कि एक्सक्रीशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको बाहर करने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो हम जानेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हम फिगर देखते हैं, ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी फिगर को देख करके लर्न ज़रूर कर लीजिएगा और इसको बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखिए आपको ये जो ऊपर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रीनल आर्टरी और यहाँ पर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी जो होता है ये स्लाइटली हायर देन होता है राइट किडनी से, थोड़ा सा बड़ा भी होता है और थोड़ा सा ऊपर भी होता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नीचे की तरफ इसको बोलते हैं लेफ्ट रीनल वेन और जो बीच में दिख रहा है इसको बोलेंगे अवोर्टा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ये एक लेफ्ट यूरेटर और यहाँ पर यूनरी ब्लैडर है और यहाँ पर यूरेटर है और इधर वेना केवा है जो ये दिख रहा है आपको ये पार्ट। हम जानते हैं किडनी के बारे में कुछ पॉइंट। किडनी आर बीन शेप ऑर्गन। जो किडनी है ये बीज की तरह होती है। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास एक पेयर में किडनी पाई जाती है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू क्लीन आवर ब्लड बाय फिल्टरिंग इट। जो किडनी का फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड को क्लीन करना होता है फिल्टर करके। टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। जो ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको बाहर करके। तो दूसरा पॉइंट होता है यूरेटर, जिसमें द यूरेटर इज अ लॉन्ग ट्यूब। जो यूरेटर होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है। विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी। जो कि किडनी से यूरिन को कलेक्ट करने में मदद करता है। तीसरा पार्ट होता है किडनी का यूनरी ब्लैडर। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूनरी ब्लैडर। जो यूरिन होता है वो यूनरी ब्लैडर में ही स्टोर होता है यूरेथ्रा। द कलेक्ट यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो जो यूरिन कलेक्ट हुआ रहता है यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। अब हम जानेंगे नेफ्रॉन की फुल प्रोसेस। आप लोग यहाँ पर नेफ्रॉन का फिगर देख रहे हैं, इसको देख लीजिए और आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। तो चलिए हम बारी बारी से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि कौन सी प्रोसेस कब होती है। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। जो किडनी है नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, नेफ्रॉन हैज अ कप शेप स्ट्रक्चर एट इट्स अपर एंड कॉल्ड वुमेन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन का ऊपरी सतह होता है वो एक कप शेप की तरह होता है और उसको हम वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वुमेन कैप्सूल ऐसे कप की शेप में बना है। द वुमेन कैप्सूल कॉन्टेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोम्युरुलस। जो वुमेन कैप्सूल है इसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसका एक गुच्छा पाया जाता है, उसे हम ग्लोम्युरुलस बोलते हैं। आप लोग ग्लोम्युरुलस की यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जो इसके अंदर दिख रहा है आपको।
अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड कॉन्टेनिंग यूरिया विच पासेस थ्रू ग्लोमेरुलस। तो जो रीनल आर्टरी है वो जो हमारा डर्टी ब्लड मतलब गंदा ब्लड होता है उसको यूरिया के साथ ले करके हमारे ग्लोमेरुलस के तरफ से पास होती है। जैसे ही पास होती है ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। तो उसमें जो ब्लड रहता है वो फिल्टर हो करके आगे की ओर बढ़ जाता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर इज फिल्टर आउट एंड रीच द टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो हमारे बॉडी में ब्लड के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल आए रहते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, ये सभी भी फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर हो करके बाहर हो जाते हैं और या नेफ्रॉन के एक पार्ट के अंदर ही होता है। इन द टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का टेबुलर पार्ट होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन करता है ऑफ यूजफुल सब्सटेंस का। वो जो यूजफुल सब्सटेंस बचे रहते हैं उसका भी रीअब्जॉर्बेशन करता है सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर टेक प्लेस। जो बचा कुचा वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज बचा रहता है उसका रीअब्जॉर्बेशन करता है। उसके बाद द रिमेनिंग लिक्विड फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन, जो लिक्विड फॉर्म में वेरियस रिमेनिंग यूजफुल मटेरियल बचे रहते हैं वो यूरिन के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाते हैं। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज पास्ड इनटू यूरेटर। जब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंच जाता है तो वो यूरेटर के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फ्रॉम यूरेटर से यूरिन पासेस इनटू यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है और वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। वेयर इट इज स्टोरेड फॉर सम टाइम, जहाँ पर वो थोड़ी देर तक तो स्टोर रहता है। उसके बाद अल्टीमेटली पास्ड आउट द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन आवर किडनी। तो आपको एक ऐसा नाइट्रोजीनियस वेस्ट का नाम बताना है जो कि हमारे ब्लड से निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं यूरिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो पहला होता है गैसियस वेस्टेज। जो गैसियस वेस्टेज बचा होता है वो स्टोमेटा और लेंटिसेल के थ्रू बाहर हो जाता है, और जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है वो पत्ती के झड़ने की थ्रू वो बाहर हो जाता है प्लांट की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेसिन। वो गम के फॉर्म में और रेसिन के फॉर्म में बाहर होता है इन द सराउंडिंग सॉइल, और जो हमारे तरफ चारों ओर सॉइल रहती है उसके थ्रू भी प्लांट अपना एक्सक्रीशन कर लेते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और फाइनली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी पार्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।